प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बाद अब बिहार के दौरे पर। देश की सुरक्षा को लेकर विपक्ष को नसीहत देते हैं कि आप इस पर राजनीति नहीं करें। लेकिन खुद राजनीतिक सभाओं में भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लेना भूलते। इवन कर्नल सोफिया की मां को भी वो अपनी रैली में बुलाए। पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अचानक सीज फायर हुआ और जो हुआ सब पता है। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया दुनिया के कई देशों में कि जाकर आतंकवाद के बारे में और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में दुनिया को अवगत कराएं। प्रतिनिधि मंडल के लोगों का नाम मैं पहले बता देता हूँ। रविशंकर प्रसाद हैं, भाजपा के हैं। वैजयंत पांडा भाजपा के हैं। शशि थरूर कांग्रेस के हैं और इनके जाने को लेकर बहुत विवाद हुआ था, थोड़ी चर्चा उस पर भी करेंगे। संजय झा जदयू के हैं। कनिमोझी डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत शिंदे शिवसेना। इस मंडल में 59 और सदस्य हैं और दुनिया के तमाम यूरोप अमेरिका के देशों के और पाकिस्तान के खिलाफ ये माहौल बनाने गए हैं। अ, सवाल उठता है कि क्या जितने सदस्य हैं सबको ये पता है कि क्या कश्मीर का मुद्दा है, इंडिया पाकिस्तान का क्या टेंशन है, ऑपरेशन सिंदूर की क्या सच्चाई है, पहलगांव की क्या सच्चाई है, तमाम ऐसे सवाल हैं। इधर वायुसेना प्रमुख ने भी सवाल कुछ उठाए हैं, जो वेपन्स हैं उसको डिलीवरी को लेकर तमाम। संसद के बाहर तो बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन संसद में जब स्पेशल सेशन की मांग की गई तो कहा गया कि देश की रक्षा को लेकर इस तरह से पब्लिक में बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, भारत वाकई हार गया था उस युद्ध में, लेकिन 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कहने पर। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, आचार्य कृपलानी थे, तमाम ऐसे लोग थे और जवाहरलाल नेहरू ने संसद को एड्रेस किया था। तकरीबन कहा जाता है कि 1,04,000 वर्ड्स थे, 33 बार उन्होंने संसद में जवाब दिया था। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री संसद में अभी तक एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। राजनीतिक मंचों पर इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। घर घर सिंदूर भेजने की बात हो रही है और तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है। कहाँ-कहाँ सिंदूर भेजेंगे, मोदी साहब भी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इस पे भी थोड़ा-सा संदेह है। बहुत सारी बातें हैं, इस पे चर्चा करूँगा। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब मौजूद हैं। आप लगातार अम्बेडकर वहाँ पर सुनते हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि ये आखिर ये डिज़ाइन क्या है, चल क्या रहा है। स्वागत है सर। जी, धन्यवाद रतनलाल। सर। देखिए, आपने बहुत प्रस्तावना में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और ये बड़ी मज़े की बात है कि आतंकवादी हमला जब हुआ, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ये गल्फ के देश में थे। जी, वहाँ से वो तुरंत लौटे और वो कश्मीर नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, भैंसरण नहीं गए। वो गए बिहार की चुनावी रैली में और मधुबनी गए। वहाँ से जी, कश्मीर नहीं गए, पहलगाम नहीं गए। खैर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो तो गए। उन्होंने जो पीड़ित थे उनसे मिलकर अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, पर मोदी जी को टाइम नहीं था कि वो कश्मीर जाकर लोगों को धाड़स बढ़ाएं और खुद परिस्थिति का जायजा लें। अब इसके बाद जो परिस्थिति हुई, भारत ने जो सैनिक कार्रवाई की, उसका जो कहते हैं कि भाई उन्होंने करीब 100 आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद किया। उधर से पाकिस्तान का कहना है कि हमने इनके जेट को मार गिराया, वगैरह वगैरह। तीसरी बात आ गई डोनाल्ड ट्रंप की, जो आजकल दुनिया का राजा बना फिरता है। उसने कहा हुँ, कि भाई मैंने इनको दोनों को कहा कि अगर तुम युद्ध विराम नहीं करोगे तो मैं तुमसे व्यापार नहीं करूंगा। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि और ये बात भी इसमें भी तथ्य है कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल थे आर्मी ऑपरेशंस के, उन्होंने भारत के डायरेक्टर जनरल को फोन किया और कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए। ऐसा इधर का वर्जन है। तो ये सब एक जैसा कहते हैं ना एलिस इन वंडरलैंड वाला मामला हो गया है। अब ये भी देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 151 देशों की यात्रा कर चुके हैं। 151 जी। अब पिछले 10-11 साल में ये उनका एक मुख्य एरिया रहा है जहाँ वो अकेले जाते हैं, कोई पत्रकार नहीं जाता। अकेले नहीं जाते, कौन लोग जाते हैं हम नहीं जानते, पर कुछ पत्रकार कॉर्पोरेट्स के होंगे।
हाँ, हो सकता है ऐसा कहते हैं कि भाई उनके जो नज़दीकी कॉर्पोरेट है वही उनके साथ जाते हैं। पहली परंपरा थी कि भाई जब आप जाते हैं तो पत्रकार आपके साथ रहना चाहिए। जब आप वापस आते हैं तो आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दीजिए, पार्लियामेंट को रिपोर्ट दीजिए। वो परंपराएँ जो लोकतंत्र का आधार होती है वो तो जी, बंद हो जी। गई। खैर अब इन्होंने इतने देशों के भ्रमण किया, पर जब मौका आया तो एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। हुँ, जबकि चीन मजबूती से के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और अमेरिका का जो रवैया है वो अलग है। तो अब इसके बाद फिर इन्होंने एक नया ही चीज़ निकाली कि इन्होंने इतने डेलीगेशन भेजे, इतने एमपीज़ भेजे। ये अच्छी बात है कि एमपी जाके विदेशों में देखेंगे कि वहाँ का हाल क्या है, हुँ, वगैरह-वगैरह, वो अलग बात है। पर जैसे शशि थरूर ने अपने उनका सबसे कंट्रोवर्शियल है, बाकी तो ख़ैर बाकी भी इम्पोर्टेंट है, पर शशि थरूर पे सबकी ज़्यादा नज़र है। तो उन्होंने अमेरिका में कहा कि भई हमने आतंकवादियों के जो निश्चय थे उनको निरस्त कर दिया। आतंकवादी हुँ, चाहते थे कि हाँ, सांप्रदायिकता बढ़े, पर हुँ, इसके बाद हिंदू, मुसलमान और सब धर्मों के लोग ये आकर खड़े रहे मजबूती से पाकिस्तान का विरोध करते हुए। ये बात सच भी है। हुँ, और दूसरी बात जो अब पता नहीं बाकी डेलीगेशन क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, उसकी कोई ज़्यादा खबर तो अखबारों में नहीं आ रही। और ऐसा भी हुँ, सुनने में आया कि ये ज़्यादा डेलीगेशंस को विदेशों में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। बड़े ऑफिसर से वो नहीं मिल पा रहा है। छोटे ऑफिसर, मीडियम लेवल ऑफिसर, मंत्री वगैरह से वो मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ के हुँ, मीडिया में भी इनका ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो है, ये डेलीगेशन जो छुपा इसमें मेरे ख्याल से 3 मुसलमान भी हैं। वैसे तो बीजेपी सरकार मुसलमानों को कोसों दूर रखती है। उनका एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। पर ये डेलीगेशन में कुछ मुसलमानों को रखा गया। अब ये बात जब कहते हैं तो एक बड़ी बात छुपानी पड़ रही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ये पहले तो पहलगाम का हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत बढ़ी, उसके बारे में सब चुप हैं। क्यों चुप है मुझे पता नहीं। हमारे हुँ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म ने इसको क्रॉनिकल किया। 12-15 ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई, जहाँ कश्मीरी लोगों को लातूर में एक जगह मारा गया, कई मुसलमानों को टारगेट किया गया। एक कश्मीरी को कहा गया तुम अपनी यहाँ की दुकान बंद करो, नहीं तो हम खत्म करेंगे, वगैरह-वगैरह। हुँ, तो समझ कश्मीरियों पर और मुसलमानों पर बहुत हमले हुए। 12 से ऊपर ऐसे हमलों की जानकारी है। तो रतन लाल सबसे दुःख मुझे इस बात का हुआ कि एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को मध्य प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कहता है कि वो आतंकवादियों की बहन है। हुँ, अब भाजपा कोई एक्शन नहीं लेती। फिर वो बोलती है भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफ़ी माँगो। तो पहली बार तो ऊपरी तौर पे माफ़ी माँगी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरी बार माँगी, फिर तीसरी बार माँगी। अब सवाल उठता है ऐसा एक ही मामला नहीं हुआ। इधर कर्नाटका के एक कोई और एमएलसी हैं, उन्होंने वहाँ की जो एक आईएएस ऑफिसर थी, क्या नाम है उनका? फौजिया तरन्नुम को हुँ, पाकिस्तानी बोल दिया। आईएएस ऑफिसर है, भारत सरकार में है, कर्नल सोफिया कुरैशी भारत सरकार में है। तो इनको भाजपा के लोग इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों से बोलते हैं, तो उसका क्या कहा जाए? और ये क्यों बोलते हैं, मैं इसका हुँ। भी मैं समझ गया। इनके बोलने का कारण ये है कि भाजपा के अंदर इस प्रकार के बयानों के कारण कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई अगर प्रमोशन होता है। वास्तव में कुछ प्रमोशन नहीं, एक्शन नहीं प्रमोशन प्रमोशन। करे। भारतीय संविधान को मानने वाली कोई सरकार होती, तो इन दोनों को सस्पेंड करके इन पे केस चलाया जाना चाहिए। पर पार्टी ने तो बोला ऐसा मत बोला करो और वो चुप हो गए। कोर्ट ने इतना आग्रह किया, तो एसआईटी बिठाई गई है एक जगह कर्नाटक में उनकी निंदा हो रही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की है कि ऐसी कोई भी घटना के बाद मुसलमानों के खिलाफ जो अंदरूनी नफ़रत है, वो बढ़ाई जाती है। जी, शशि थरूर सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ में आए और पाकिस्तान का विरोध किया, पाकिस्तान की निंदा की, पाकिस्तान के हमले की निंदा की। और पर अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसके बारे में वो जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अली खान महमूदाबाद, जी। उन्होंने लिख दिया
कि भाई आप कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ बोल रहे हैं, और आप उन बातों को भी देखिए कि यहाँ लिंचिंग में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, यहाँ जी, जो क्या बोलते हैं तो बुलडोजर एक्शन में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में भी बात कीजिए। अब ये बात जो उन्होंने कही जी, है जी, तो जी। सच है, तो सच, ये उनकी बात तो सच है, पर उनके ऊपर ही मुकदमा हो गया, उनको 2 दिन तक जेल में रहना पड़ा। फिर एसआईटी बिठाई गई और माननीय जज साहब ने कहा कि अपना पासपोर्ट जमा कर दो, इस पर कोई बयान मत दो, वगैरह वगैरह। अब मैं रतनलाल अपने आप से पूछता हूँ, और आपके भी यही राय होगी, कि अली खान महमूदाबाद ने जो बयान दिया, जो एक पोस्ट लिखी, कितनी सेंसिबल पोस्ट है, जी, उसके आधार पे उनको अरेस्ट करना और उनको इस प्रकार से हिदायत देना कि तुम ये मत लिखा करो, ये मत करो, ये हमारे लोकतंत्र को एक रसातल में ले जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें जी, मुझे बहुत खराब लग रही हैं। एक, हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, दूसरा, मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जा रही है, वो कितनी भयंकर रूप में बढ़ रही है। ये 2 चीज़ों की मुझे बहुत चिंता है। पाकिस्तान का तो ख़ैर हमारी सेना देख लेगी, बहुत सक्षम है। पाकिस्तान जैसे हुँ, 4 देशों का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना सक्षम है, उसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। पर हमारे अंदर के जो इतने 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जो नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है, अली खान महमूदाबाद हो, कर्नल सोफिया कुरैशी हो या तरन्नुम हो, इन तीनों के खिलाफ जिस प्रकार की बयानबाज़ी की। अब अली खान महमूदाबाद ये अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और आपको ये भी बता दूँ, इनके जो पिता दादा की जो लिनिएज आती है, राजा ऑफ महमूदाबाद, वो भी काफ़ी महत्व रखते थे, बहुत पढ़े लिखे, कैम्ब्रिज स्कॉलर। उनके खिलाफ भी उन्होंने भी योगदान दिया, अपने आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो समांतर चीज़ें चल रही थी, उसमें उनका भी नाम आता है। तो सवाल ये है रतनलाल, कि आज हमारे देश में जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही है, भाजपा के द्वारा और इसके पितृ संगठनों के द्वारा, वो देश को कहाँ ले जाएगी? और जो हमारे लोकतंत्र को इतना कमज़ोर किया जा रहा है, आपको एक बात बता दूँ, एक जी। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट की इंजीनियरिंग लड़की, उसने एक पोस्ट लिखी, पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट कर लिया, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाई। एक दिन उसके एग्ज़ाम का गया, कोर्ट ने कहा कि भई आप ये क्या कर रहे हो? एक 18, 19, 20 साल की लड़की एक पोस्ट लिख रही है, जिसमें भारत के साथ खड़ी है, कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रही, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, ये भी गलत है। तो एक लड़की जो हमारे आगे आने वाले जनरेशन के बच्चे हैं, क्या वो राजनीतिक राय नहीं रख सकते? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? कि जब ये आतंकवादी आए, आज मेरे ख्याल से कश्मीर में 2 लाख के करीब आर्मी पर्सन होंगे। तो बॉर्डर से इतनी दूर वो पहलगाम तक, और उसके अंदर बैसरण, बैसरण कोई आप गाड़ी पे भी नहीं जा सकते, पैदल या घोड़े से जा हुँ, सकते हो। तो आप पहुँचे कैसे? हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? हमारी सेना कहाँ थी? इनको रोक क्यों नहीं पाए? ये सवाल उठाना आज कितना बेईमानी हो गया है, ये सवाल तो उठना चाहिए। नहीं तो पहले पुलवामा हुआ, उस समय भी ये सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तो पहलगाम हो गया, इस पर भी हम चुप रहेंगे, तो ये तो हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सरकार को ज़िम्मेदारी लेना चाहिए कि जो सरकार है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएँ हुई, उसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। केवल खून में सिंदूर बहा के, खून के बदले सिंदूर बहा के आप देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते। ये महिला वोटर को लुभाने के लिए सिंदूर सिंबल लिया गया है। हाँ, महिला वोटर, और उसमें भी रतनलाल देखिए, अब सिंदूर केवल हिंदू महिलाएँ लगाती हैं, केवल हुँ, शादीशुदा महिलाएँ लगाती हैं, और ये भी एक पितृसत्तात्मकता का की निशानी है। तो उस निशानी को कितनी महिलाएँ, पढ़ी-लिखी महिलाएँ इसका स्वागत करेंगी, मैं नहीं जानता। पर अब तो ऊपर से सिंदूर बाँटा जा रहा है घर-घर में जाके। तो ममता बनर्जी ने कहा, भई सिंदूर देने का हक तो केवल पति का होता है। आपको सिंदूर भेजना है तो वो क्या नाम है उनका, पति जसोदाबेन, उनको जसोदाबेन को सिंदूर भेजो। तो और नेहा सिंह राठौर ने भी कहा
कि महिलाओं को कहा कि इनसे सिंदूर मत लेना, क्योंकि सिंदूर देने का हक केवल तुम्हारे पति का है। अब ये क्या बात है, सिंदूर कहाँ से आ गया? और उसमें हुँ। सिंदूर में सत्तात्मकता भी है, जो हर राजनीति धर्म के नाम पे चलती है, पितृसत्तात्मकता को आधार बना के चलती है। ये मेरी पीड़ा ये भी है इसमें। दुनिया भर में इतनी सारी एजेंसीज़ हैं और इतने डिप्लोमैटिक रिलेशन होते हैं। पार्लियामेंट में बहस की बात आई तो कई नेताओं ने इवन शरद पवार ने भी कहा कि इसमें पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू 1962 में पार्लियामेंट में बहस कर रहे थे। विपक्ष जब कहता है तो वो कहते हैं इस पे राजनीति नहीं करेंगे। कौन-सा द्रोह हो गया पता नहीं है और खुद चुनावी सभाओं में इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे समझा जाए? देखिए, ये तो हर एक चीज़ को एक चुनावी मौका बना लेते हैं। 2 काम जी, करते हैं ऐसी चीज़ों में, एक इसको चुनावी रूप से भुनाने का काम और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम, ये 2 इनके काम रहते हैं। अब नेहरू की तुलना इनसे क्या की जाए? नेहरू थोरो डेमोक्रेट, यानी उनके पूरे ज़हन में डेमोक्रेसी भरी हुई थी और वो तो उनकी एक प्यारी-सी बात मैं बता दूँ, यहाँ याद रखने लायक है, डेमोक्रेसी को जी, जी। कितना मानते थे। चीन में हार हुँ, के बाद उनको पता है पार्लियामेंट की में उनकी छीछालेदार होगी, पर उन्होंने पार्लियामेंट का सत्र बुलाया। एक मुझे घटना याद आ रही है, अगर आप परमिट करें तो मैं बताऊँ? एक जी, वो जी। जा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत नहीं होती थी, कार से निकले, एक बूढ़ी महिला ने आके उनका कॉलर पकड़ लिया, नेहरू का। बोलती है, "नेहरू तुझे तो प्रधानमंत्री का पद मिल गया, मुझे क्या मिला?" तो नेहरू हुँ, बोलते हैं, "माँ, आपको ये हक मिला है कि आप मेरा कॉलर पकड़ सकें।" कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो व्यक्ति क्या था और आज हम कहाँ हुँ, हैं, ये तुलना करना बेईमानी है। एकदम। उस व्यक्ति को थोड़ा भी हम फ़ॉलो करें, तो हमारा लोकतंत्र बहुत मज़बूत हो जाएगा। जी, जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर और ये शानदार बात कही कि गिरेबान पकड़ना ही यही 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 मिला, ये बड़ी बात थी। उस समय आप जी, थानेदार तक नहीं पहुँच सकते थे गुलामी के समय और आप जी, प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रहे हैं। तो ये मतलब बेसिकली भाजपा का एजेंडा ही है सिर्फ़ मुस्लिम विरोध, कोई रोज़गार पे बात नहीं हो रही है, कोई इकोनॉमिक तो 4 ट्रिलियन कह रहे हैं लेकिन 85 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इधर जो वायुसेना प्रमुख ने भी सवाल उठाए हैं, कि अगर जी। डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, जो वेपन्स हैं, जो उनके आर्म्स हैं, उसको लेकर कल-परसों उन्होंने सवाल भी उठाया है इस पे। जी, अब क्या वो भी देशद्रोही हो गए? बस यही सवाल है कि मेरे ख़्याल से सवाल उठाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और सवाल उठाने से रोका गया, तो तानाशाही की प्रवृत्ति और मज़बूत होती है। ये एक मुख्य रूप से बात है। जब आप बिल्कुल डेमोक्रेट हैं, तो आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपकी आलोचना कर रहा है। आप ईमानदारी से जवाब दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। विरोधी पक्ष की कोई अच्छी बात है तो उसको स्वीकार कीजिए और अपना पक्ष बराबर रखिए, पार्लियामेंट में हो, अखबारों में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, जनता के बीच में रखिए। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और दोस्तों ये शानदार बातचीत ज़रूर देखिएगा। पीएम नेहरू और मोदी की कोई तुलना नहीं हो सकती। चूँकि अपना कद आगे बढ़ाना है तो पीएम नेहरू को डिमोलिश करना है, इसलिए उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया में, ख़ास तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। इसलिए कोई भी सूचना मिले तो उसकी सत्यता की जाँच आप ज़रूर करें। शुक्रिया, आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। धन्यवाद रतन।